नेक्स्ट बेटा देखो, इसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ा था। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसे मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें डाइपोल पड़ा है थीटा एंगल पर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। फॉर्मूला होता है माइनस पी कोस थीटा, माइनस पी डॉट ई। टॉर्क था पी क्रॉस ई, ये पी डॉट ई। ओके, तो इसमें क्या, मैंने आपको एक चीज बताई थी फर्स्ट चैप्टर में कि जब पी और ई सेम डायरेक्शन में होते हैं, मैंने बताया था इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। तो अभी थीटा 0 है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस पी ई। और फिर मैंने बताया था आपको कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं पी और ई, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, थीटा था 180 डिग्री और पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम प्लस पी ई। इसमें माइनस पी है, इसमें प्लस पी है। तो ये उससे एक आप मैच कर सकते हो। इसकी डेरिवेशन भी कर लेना, सिंपल सी डेरिवेशन है कि ऐसे किया हुआ है कि जो वर्क डन होता है वो होता है टाउ डी थीटा। हमने पढ़ रखे हैं 11 में, जैसे फोर्स टॉर्क आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क था पी साइन थीटा। छोटी सी डेरिवेशन है। टोटल वर्क डन किसके बराबर है, इसको इंटीग्रेट कर दो। टोटल वर्क डन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। थीटा की लिमिट डाल दो बेटा, ऐसे करो कि डाल दो 90 से थीटा, ठीक है, 90 डिग्री थीटा। 90 डिग्री होता है इनिशियल, थीटा मतलब फाइनल। इनिशियल हम पोटेंशियल एनर्जी थीटा 90 पर पोटेंशियल एनर्जी हम मानते हैं 0। देखो यहां पर भी फॉर्मूले में डालोगे तो 0 आ जाएगा। बस ये वैल्यूज डाल देना, यू आपका लिमिट्स डालोगे हो जाएगा। सिंपल मतलब टाउ डी थीटा करना, टाउ की वैल्यू पी साइन थीटा। थोड़ा लिमिट्स देख लेना बस, 90 से थीटा, 90 में पोटेंशियल एनर्जी क्या मान रहे हैं, 0। ओके, वैसे भी आपकी यूटी में डेरिवेशन तो नहीं आएगी। तो अब लगभग बेटा सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए जो भी इंपॉर्टेंट थे। एक मुझे ध्यान आ रहा था कि जब मैं आपका क्लास टेस्ट बना रहा था, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर भी क्वेश्चन दिए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लेना, इजी टॉपिक है काफी, और हमने डिस्कस भी कर रखा है थोड़ा बहुत। तो अब मुझे जो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर गोस लॉ सारी चीजें डिस्कस्ड है। फिर पोटेंशियल में भी ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस है। एक टॉपिक रह गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, वो हम काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। कैपेसिटर हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो इट कंक्लूड्स आवर फर्स्ट 2 चैप्टर्स। ओके, तो अभी भी आपको कोई डाउट हो, यू कैन राइट इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, ये डाउट सेक्शन में डाल देना है आपके। कैसे भी मतलब मुझे कांटेक्ट कर लेना, आप डिस्कस कर लेंगे। अपने पास 3 और क्लासेस हैं, तो मेरा प्लान है इन 3 क्लासेस में करंट इलेक्ट्रिसिटी पे डिस्कस किया जाएगा। और भी सिलेबस से रिलेटेड, जैसे आपका यूपी का सिलेबस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर है, उसके अंदर फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। थर्ड चैप्टर में मुझे ध्यान है कि कुछ टॉपिक्स डिस्कस नहीं कर रखे, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं कि जो टॉपिक्स नहीं है तो एक बार के लिए आप छोड़ सकते हो, हम उन्हें कवर कर लेंगे बाद में। एक तो पोटेंशियोमीटर मुझे अच्छी तरह याद है, पोटेंशियोमीटर हो सका तो मैं पढ़ाऊंगा, अगर मैंने पढ़ा दिया तो सिलेबस में, नहीं पढ़ाया तो नहीं है। अच्छा, एक और टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स। बड़े इजी से टॉपिक है, बट बस हमने तब डिस्कस नहीं किए थे कि छोटे छोटे टॉपिक थे, लिए नहीं थे मैंने। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ और पोटेंशियोमीटर अगर मैंने पढ़ा दिए तो आएंगे, अगर रह गए तो फिर नहीं आएंगे। ओके, तो ध्यान रखना। तो हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहले जो मैं एक बेसिक जो मुझे लगता है कि जहां बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जो मुझे डिस्कस करना चाहता हूं मैं आपके साथ, वो ये है कि ओम्स लॉ सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट
चैप्टर का सारा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, ओके, ओम्स लॉ के ऊपर। ये क्लियर ही नहीं होता बच्चों को, ये प्रॉब्लमेटिक है। इसमें मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे अगर मेरे सामने होंगे, ठीक है, अटका दूंगा ना आपको। तो क्या ये लॉ देखो, आपने पढ़ रखा है, लॉ ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, नो उल्टा, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। इनफैक्ट आपके 10th में एक और वर्ड भी आगे लिखा होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या याद रखना है कि ये कंडक्टर है, इसमें जो करंट जाएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ओके, वी आई वी के प्रोपोर्शनल है तो वी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू आई। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ओके। यहाँ पर भी एक और चीज आती है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ढंग से पता ही नहीं होता कि रेजिस्टर और कंडक्टर में डिफरेंस क्या है, कि रेजिस्टर कंडक्टर होता है या नहीं होता, ओके। कंडक्टर तो आप कहते हैं कि कंडक्ट करता है, रेजिस्टर कहते हैं रेजिस्ट करता है। फिर कंडक्टर रेजिस्टर सेम है, एक क्या है, अगर रेजिस्ट करता है तो फिर रेजिस्टर इंसुलेटर है, इंसुलेटर है तो फिर इंसुलेटर में तो करंट नहीं फ्लो करता, हम तो इसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं रेजिस्टर के अंदर। तो सुनो ध्यान से कि कंडक्टर, रेजिस्टर इज अ कंडक्टर, ओके। बस जिन चीजों का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो रेजिस्टर्स बोल देते हैं, जिनका रेजिस्टेंस कम होता है उनको हम बोल देते हैं कि वो अच्छे कंडक्टर्स हैं, ओके। मतलब रेजिस्टर्स का हम मानते हैं कि थोड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा है। द कंडक्टर्स हु हैव हाई रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर्स कंडक्टर्स ही होते हैं, ओके। जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा वो अच्छे कंडक्टर नहीं है, जिनका रेजिस्टेंस कम वो अच्छे कंडक्टर्स है, ओके। वाइस वर्सा कि कंडक्टिविटी जिनकी ज्यादा है वो अच्छे कंडक्टर्स हैं, जिनकी कंडक्टिविटी कम है वो अच्छे कंडक्टर्स नहीं है, बट ऑल आर कंडक्टर्स, ओके। तो रेजिस्टर्स आर कंडक्टर्स, डोंट कंफ्यूज रेजिस्टर्स विद इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, इतनी हाई होती है कि उनमें से करंट फ्लो नहीं करता, ओके। तो ओम्स लॉ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया था हमारा आर, वी इक्वल टू आई आर। क्या मतलब है इस वी आई और आर का? आर तो है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, इसकी कुछ लेंथ होगी, ये किसी चीज का बना होगा तो इसका रेजिस्टेंस होगा रो एल बाय ए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपने पढ़ रखा है, ओके। तो आर आपको पता है, बात आती है वी और आई की। तो ध्यान रखना है बेटा किन किन बातों का, मैं रजिस्टर बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से फील आए कि क्या चीज हम पढ़ रहे हैं। जब तो आपको पता है आई की वैल्यू पता तो डायरेक्शन भी पता होगी, तो आप क्या क्या बता सकते हो? आप बता सकते हो कि इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू आई आर। और क्या बता सकते हो आप कि ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा। मैंने पिछले चैप्टर में बताया आपको, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन अ कंडक्टर, ओके। तो मुझे आई पता था और उसकी डायरेक्शन बता दी, तो मैंने बता दिया कि पोटेंशियल होगा आई आर और ये हाई होगा ये लो होगा। अगर उल्टा है तब भी पोटेंशियल डिफरेंस आई आर होगा, बट ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा, लो पोटेंशियल हो जाएगा। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन अ कंडक्टर, ओके। तो कितनी बात हो जाती है। उसके बाद ये चीज आपने सीखी। सेकंड, अगर अपने को पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस है V, अपने को हाई लो, तो फिर हम बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जाएगा करंट, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब मुझे V पता था तो आई कैन टेल द वैल्यू ऑफ आई, आई क्या आ जाएगा V बाय R, ओके। तो इसका नाम रेजिस्टेंस है, क्योंकि करंट को होस्ट करता है। ज्यादा R होगा तो करंट कम होगा, कम R होगा तो करंट ज्यादा होगा, ओके। उल्टा प्लस माइनस उल्टा होता, करंट की वैल्यू सेम रहती बट करंट की डायरेक्शन चेंज होती, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करो। ओके, इसके बाद और क्या बड़ी कंफ्यूजन है आप लोगों को इसमें कि आपको लगता है कि V क्या है, बैटरी जो है उसका पोटेंशियल। ऐसा नहीं है, V क्या बोल रहा हूं मैं बार बार, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। मानो मेरे पास एक ही रजिस्टर है बैटरी में, तो क्या होगा, देखो ये माइनस ये प्लस, क्या बताते हैं हाई और लो, ये माइनस तो ये भी माइनस, ये प्लस तो ये भी प्लस। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पोटेंशियल डज नॉट चेंज इन अ वायर, कि यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस रहेगा। जब तक रास्ते में रेजिस्टर, कैपेसिटर या बैटरी नहीं आ जाती, पोटेंशियल चेंज नहीं होता। तो करंट भी आपको पता है कैसे जाता है, कहाँ जा रहा है, प्लस से माइनस। अब 10 वोल्ट यहाँ है, अगर मैं यहाँ 0 मान लूँ, ठीक है, हम 0 कहीं भी मान सकते हैं। पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। क्या था वो, 1 कूलम चार्ज, ये 0 है, तो यहाँ से कितना पोटेंशियल अप हो गया, 10, माइनस से प्लस जा रहे हैं, प्लस 10, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10, तो ये भी 10, 0 ये भी 0, तो इसके अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 10। तो हम करंट की वैल्यू क्या बताएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V बाय R। तो क्या हुआ कि जो बैटरी की वोल्टेज थी वही पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के अक्रॉस आ गया। तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि V इज द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। ओके, ऐसा नहीं है। देखो अब अपने करंट निकालना। अब आप करंट, मैंने पूछा 5 ओम में करंट, आप फॉर्मूला यूज करोगे V बाय R। जो बच्चे गलती करते हैं, V को ले लेते हैं 16, R को ले लेते हैं 5। क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये 16 पूरा का पूरा इसके पास नहीं है, 16 इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 5 ओम एंड 3 ओम। ओके, तो हम फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता है, बट आप फिर भी गलती करते हो कि टोटल हो गया 8 ओम। अब ये 16 का 16 8 ओम के पास है। अब हम करंट कह सकते हैं कि 16 बाय 8 होगा, 2 एम्पियर होगा। ओके, तो अब 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, अब हमारे पास करंट आ जाता है। फिर हम पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। अब करंट पता है कंडक्टर में, रजिस्टर में कितना है 5, तो IR, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, IR 6 वोल्ट। तो 16 डिवाइड हो रहा है 5 और 3 में। तो हमेशा याद रखना है ओम्स लॉ में V इक्वल टू IR। I है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओम्स लॉ का। ओके, ये बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए ओम्स लॉ को लेकर। फिर जब हम कमिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे हम कुछ चीजें देखेंगे। एक और यहाँ पर मैं आपको चीज बताना है, तो देखो क्या होगा कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन अ कंडक्टर, बट इट इज फ्लोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, लो टू हाई इन अ सेल। तो सेल में लो से हाई जा रहा है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना होता है कि कंडक्टर में, रजिस्टर में इट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव, लो टू हाई। तो जब भी, अब आपने हमेशा ऐसे ही देखा कि बैटरी में से ऐसे करंट जा रहा है, बट ऐसा भी जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये बैटरी है, ऐसे केसेस आएंगे करंट बैटरी के अंदर जा रहा है और तब कहाँ जा रहा है, प्लस से माइनस। तो जब ऐसे करंट फ्लो हो रहा होता है तो बैटरी इज डिस्चार्जिंग, जब ऐसे करंट फ्लो हो रहा होता है तो बैटरी इज चार्जिंग। जैसे हमारे इन्वर्टर में होता है कि जब लाइट होती है तो इन्वर्टर बैटरी चार्ज हो रही होती है, जब लाइट चली जाती है तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है। कीप इन माइंड। फिर बेटा मैं जो डिस्कस करना चाहता हूं इस बेसिक ओम्स लॉ के बाद, वो कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हालांकि हमने इसे डिस्कस कर रखे हैं, डेरिवेशंस भी मैंने आपको बता रखी हैं। तो इसके न्यूमेरिकल्स में मैं बात करना चाहूंगा आपके साथ। ओके, कि फॉर्मूलाज की डेरिवेशन अगेन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए, क्योंकि यूटी में नहीं आएंगी और आपको करवाई भी जा चुकी हैं डेरिवेशंस। हम इसके न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। ओके, तो देखो फॉर्मूला एक हमने पढ़ा था VD इक्वल टू EE टाउ बाय M। माइनस भी था, माइनस छोड़ दो, माइनस डायरेक्शन बताते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए माइनस डजंट रिक्वायर्ड। एक पढ़ा था VD इक्वल टू I बाय N। ये दो फॉर्मूलाज में डिस्कस करना चाहता हूँ।
प्रॉपरली हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे कि क्या चीज है ये सारी। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज होती है पहले ये पता होना चाहिए। पेपर में पूछते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? द एवरेज वेलोसिटी acquired by the electrons in a conductor under the influence of external field, external electric field, कि जो सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी होती है जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज होती है, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं होती। ओके, इसके ऊपर फिर मैं एक और चीज भी चाहूंगा, मैं सारा पढ़ाऊंगा कि आप क्या करोगे एंड यू विल टेक द डाउट्स फ्रॉम मी इन द डाउट सेक्शन। एग्जांपल 3.1 और 3.2 सोल्व करोगे थ्रू 3.2 इज वेरी वेरी गुड एग्जांपल। 5 पार्ट्स हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, बड़े अच्छे से आंसर लिखे हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर। रीड करना, जो डाउट होगा वो पूछना। बाकी एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है काफी अच्छे से। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक और चीज पे मेरी नजर पड़ी, छोटी सी चीज सीख लो कि करंट की क्या डेफिनेशन होती है। करंट होता है Q/T, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर पर यूनिट टाइम। ओके, ऐसे यूनिट एम्पियर, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नो डाउट इन दैट। बट ये किसकी किस करंट की डेफिनेशन है? इसको बोलते हैं एवरेज करंट। अगर Q/T है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा? dQ/dt। तो हमारे सिलेबस में एक्चुअल में जब तक करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा करंट कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट रहेगा तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, सारी आंसर सेम आएंगे। तो हमेशा क्या कहते हैं Q/T, दोनों एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल होंगे। बट आपको ध्यान रखना है इंस्टेंटेनियस इज dQ/dt, एवरेज इज Q/T। ओके, करंट की डेफिनेशन याद रखोगे, करंट की यूनिट। मैं क्या बताना चाहता था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा उठाया कि IDT, dQ इक्वल टू क्या होगा? IDT, मतलब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल चार्ज। इंटीग्रेशन मतलब एरिया। तो आपको एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर प्रिपेयर करना है कि इन करंट टाइम ग्राफ, पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, इन करंट टाइम ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स अस टोटल चार्ज। क्योंकि कि आपको एक ग्राफ दिया होता है सर, ये आप एरिया निकाल लोगे ट्रेपेजियम का, तो एरिया अंडर द करंट टाइम ग्राफ गिव्स अस टोटल चार्ज। एवरेज करंट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, ये भी प्रिपेयर कर लें। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बताया मैंने कि एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है बेटा कि जब हमारे पास कंडक्टर है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, रैंडमली इधर उधर, तो जो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है, अगर कुछ नहीं कर रखा, नॉर्मली हमारे पास एक, मान लो एक लोहे की वायर पड़ी, कॉपर की वायर पड़ी है, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम रहे होंगे, उनकी जो नेट एवरेज वेलोसिटी आएगी वो आएगी 0। ठीक है, बट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, मतलब मैंने बैटरी लगा दी, बैटरी क्या दे रही है? देखो माइनस प्लस, प्लस माइनस, मान लो इसकी लेंथ L है और ये V है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी। इनफैक्ट आप वैल्यू भी बता सकते हो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था V = D, तो V है, E है, D क्या है? L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? V/L। बहुत बार यूज होता है फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी V/L। ओके, तो क्या होगा अब? इलेक्ट्रिक फील्ड वही मैंने कहा था डेफिनेशन, अंडर द इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स पे इधर फोर्स लगेगा, दे विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, बट अभी भी बेटा ऐसा नहीं है कि ऐसे पानी की तरह बह रहे होंगे। क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, ओके, ये और जो एटम्स होते हैं अंदर और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेसिकली पूरा का पूरा एटम होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं, तो ये एटम से बाकी इलेक्ट्रॉन से टकराते रहते हैं, कोलिजन होते रहते हैं। वही रीजन होता है कि कोलिजन होते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। हमने पढ़ रखा है ना, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, मोर द रेजिस्टेंस मोर द हीट। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है बेसिकली उतने ज्यादा कोलिजन होते हैं, तो एक कोलाइड करते हैं कि टकरा के इधर चले गए, टकरा के इधर चले गए। ओवरऑल एक जो इनकी जब एवरेज निकाली जाती है ना, ओवरऑल दे आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो जो ओवरऑल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और उसका जो एवरेज कर देते हैं दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये पूरा कॉन्सेप्ट यूज करके
हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन वाला पार्ट अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता चल गई। टाउ क्या चीज है? टाउ है, टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन भी पेपर में पूछते हैं, इकट्ठी पूछेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ, रिलैक्सेशन टाइम बताओ। रिलैक्सेशन टाइम की क्या डेफिनेशन है? क्या होता है? कोलाइड करते हैं, कोलिजन का कोई पक्का नहीं है, कभी हो सकता है 1 सेकंड बाद कोलाइड कर रहा है, कभी 2 सेकंड बाद, कभी 3 सेकंड बाद, ओके। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ऐसी कुछ है कि मानो कभी क्योंकि फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ेगी, कभी वेलोसिटी बढ़ के 2 होगी, कभी 3 होगी, कभी 5 होगी, उसका एवरेज कर दी तो ड्रिफ्ट आएगा। अब मैं कह रहा हूँ कोलिजन कभी 2 सेकंड बाद होगी, कभी 3 सेकंड बाद, कभी 5 सेकंड बाद, तो एक एवरेज टाइम निकाल सकते हैं। मानो 3 कोलिजन हुए, 2, 3, 5, तो टोटल हो गया 11, 3 कोलिजन 11/3, तो ऑन एन एवरेज 3 सेकंड के बाद कोलिजन होता है, ओके। ये जो एवरेज टाइम होता है, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। द एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव collisions of electrons, the average time between 2 successive collision of electrons is called relaxation time. ये relaxation time है, ओके। अब देखो जितनी ज्यादा, यहाँ से फॉर्मूले से भी नजर आ रहा है, ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी तो करंट भी ज्यादा होगा। कहने का मतलब करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। फिर टाउ ज्यादा होगा तो वीडी ज्यादा होगा, वीडी ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, मतलब टाउ ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, और टाउ ज्यादा होगा करंट ज्यादा होगा मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब टाउ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, टाउ ज्यादा मतलब कोलिजन ज्यादा टाइम के बाद हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, उसका कोलिजन जल्दी नहीं हो रहा, वो फ्लो कर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, फ्लो कर रहा है मतलब इजीली फ्लो कर रहा है, मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या है? कम। आई एम रिपीटिंग अगेन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा होगा, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। टाउ ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगेन रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, मतलब हर मटेरियल के लिए टाउ की वैल्यू अलग अलग होती है, टाउ ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, ओके। तो आपको वीडी क्लियर, टाउ क्लियर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा? V/L, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एन क्या चीज है? देखो एन के कई नाम होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, नंबर चार्ज डेंसिटी, कई सारे नाम है इसके। मतलब क्या होता है इसका? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फ्री, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में। ऑब्वियस सी बात है कि जितने ज्यादा होंगे, ठीक है, उतना अच्छा कंडक्टर होगा वो। मोर द एन, मोर द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो एन का मतलब याद रखना है, और एक ज्यादा एन मतलब ज्यादा कंडक्टिविटी, ठीक है। एन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, टाउ इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ठीक। कॉपर के लिए एन की वैल्यू फिक्स है और टाउ की वैल्यू भी फिक्स है, एल्यूमिनियम की एन और टाउ की वैल्यू अलग होगी। एक और चीज भी यहाँ थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी हो जाएगी कॉन्सेप्ट की, इनको इक्वल रख दो, ये भी एक थर्ड डेरिवेशन होती है, तो I/A आ जाता है NE² τ/n into E। I/A होता है करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिए NE² τ/n। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अगर आपने नहीं पढ़ रखा या ध्यान नहीं है तो जल्दी से देख लो। V अभी मैंने बताया था क्या था, E/L, ये L है, V है, I है, R के ρL/A, I/A हो गया हमारे पास, नहीं V तो ED होता है, V क्या होगा? E into L से L कट गया, I/A हमारे पास हो गया 1/ρ into E, I/A करंट डेंसिटी, 1/ρ 1 रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, J = सिग्मा D, वेक्टर डाल देंगे। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इससे मिल गया। तो जो ब्रैकेट में क्वांटिटी क्या होगी? सिग्मा कंडक्टिविटी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या बन जाएगा?
रेजिस्टिविटी आपको पता है, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल। तो देखो E और M तो ये तो कांस्टेंट है, ज्यादा N ज्यादा कंडक्टिविटी, ज्यादा टाउ ज्यादा कंडक्टिविटी। ओके, और ऑब्वियसली बात है ज्यादा कंडक्टिविटी कम रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये भी एक थोड़ा सा ध्यान रखोगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में चीजें काम आती हैं। तो सारी टर्म्स क्लियर कर दी गई है आपको। क्वेश्चन रिटर्न भी करा रखे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, जिन्होंने लगा रखी है उनको आते हैं, जो नहीं कर रखी रिवाइज करो या इसको सीखो। ये दो फॉर्मूले इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के काफी एग्जाम के अंदर। कभी इस फॉर्मूले से आंसर आएगा, कभी इससे आएगा, आंसर दोनों से आएगा, कभी ये बढ़िया होगा कभी ये बढ़िया होगा। मतलब क्या होता है, जहां पर इससे जल्दी आंसर आएगा ना वहां पर यही फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाओगे इससे आंसर आएगा, गलती होने की चांस है, ये लगाओगे गलती नहीं होगी। जहां पर इससे आएगा वहां पर इससे जल्दी भी आएगा और गलती भी होगी, ये फायदा होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, देखो क्वेश्चन ये है कि कंडक्टर था L लेंथ का, ठीक है, उसको V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा उसके क्रॉस। तो क्या किया हमने, मतलब ये मान लो, इसको और क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि ये कंडक्टर था L लेंथ का, बैटरी लगा दी, मैंने उसको खींचकर 3L कर दिया। बैटरी अभी भी वही है, तो बताओ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, करंट डेंसिटी पर, और क्या बोल सकते हैं, करंट पर। उससे पहले मैं एक और चीज आपको सिखाऊंगा। तो देखो हमने पढ़ा था कि J इक्वल टू सिग्मा E, मतलब J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। यहां पर देखो E और M तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, टाउ इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल, तो VD इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और I बाय E क्या है, करंट डेंसिटी, ये अगेन कांस्टेंट है, तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J। मतलब ये तीनों आपस में प्रोपोर्शनल है, जो इंपैक्ट VD पर पड़ेगा वही करंट डेंसिटी पे पड़ेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब ये हाफ हुआ तो ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये डबल हुआ तो ये भी डबल, ये भी डबल, ये बड़ा तो दोनों बढ़ेंगे, ये हाफ हो गया तो ये भी हाफ हो जाएंगे, डबल हुआ तो डबल हो जाएंगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा, एक पे नो चेंज तो दूसरे पे भी नो चेंज। ये चीजें याद है कि तीनों आपस में प्रोपोर्शनल है। तो देखो मैंने क्या पूछा, VD, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी, मतलब तीनों का आंसर सेम है। ओके, अब देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए अगर सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा होता। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है V बाय L, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, V बाय 3L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 1 बाय 3 टाइम्स, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कितना हो गया 1 बाय 3 टाइम्स, करंट डेंसिटी भी कितना हो गया 1 बाय 3 टाइम्स। तो आंसर किसका हो जाएगा, करंट का। ये ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखोगे, मतलब फॉर्मूला दिखा दो कि VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J। करंट पर क्या होगा, करंट क्या होता है V बाय R, V सेम है, आपको पता है अगर खींचकर 3L कर दिया जाए, अगर होता कि L की जगह 3L ले लिया तो रेजिस्टेंस हो जाता 3 टाइम्स। अगर ये वर्ड लिखा जाए स्ट्रेस्ड इज स्ट्रेस्ड टू लेंथ 3L, तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाता है। पहले करंट था V बाय R, अब करंट कितना हो जाएगा V बाय 9, तो करंट कितना हो गया 1 बाय 9 टाइम्स। बाकी तीनों चीजें 1 बाय 3 टाइम्स, करंट 1 बाय 9 टाइम्स। ओके, अगर आप इस फॉर्मूले से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालोगे तो गलती होने के चांसेस हैं। आप सोचोगे करंट 1 बाय 9 हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी 1 बाय 9 होगी, बट आंसर तो नहीं है, आंसर है 1 बाय 3, क्योंकि एरिया का भी देखना होता है। जब आप तार को खींचोगे लेंथ 3 टाइम्स होगी तो एरिया भी कितना हो जाएगा A बाय 3। तो बच्चे भूल जाते हैं एरिया वाली बात, तो सीधा सोचते हैं कि I 1 बाय 9 हो गया तो VD भी क्या हो जाएगा 1 बाय 9। तो ध्यान रखोगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। एक और क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करोगे, जो मैंने बढ़िया लेवल की क्वेश्चंस थे वो आपको करवा दिए। ओके, जो अभी भी हम कर रहे हैं वो भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है।
बाकी आप लोग ट्राई करो थोड़ी बहुत, मैंने असाइनमेंट्स में भी दे रखे क्वेश्चन, इसकी भी वर्डिंग दी है कि एक वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता जाएगा, कि बताओ कौन कौन सी चीजें चेंज होंगी, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी और करंट, कौन सी चेंज होंगी कौन सी नहीं होंगी, इंक्रीज होंगी डिक्रीज होंगी, सब कुछ वैल्यू नहीं बता सकते, ठीक है। इसकी क्या खास बात है, इसमें क्या चीज सेम रहेगी, मतलब पूरा रास्ता जो चीज सेम रहेगी वो रहेगी करंट, क्योंकि करंट की क्या डेफिनेशन होती है बेटा, फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये एक टाइप से एक ही मटेरियल, बहुत सारे रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, इनका रेजिस्टेंस अलग है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए, रो सेम है, एरिया बढ़ता जा रहा है, तो छोटे छोटे रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं। अदरवाइज करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्जेस कंजर्व, हर जो करंट यहाँ होगा वही आगे होगा, वही आगे होगा, वही आगे होगा, करंट विल रिमेन सेम, तो करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा इसका, ओके। ये क्वेश्चन की फिगर नहीं दी होगी, क्वेश्चन दिया होता है कि वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होता जा रहा है, इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, तो अलोंग दिस लेंथ कौन कौन सी चीजों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, करंट विल रिमेन सेम। जे का क्या होगा, जे क्या होता है, आई बाई के, एरिया बढ़ता जाता है तो करंट डेंसिटी डिक्रीज होगी, करंट डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगी और विड भी होगा डिक्रीज, ओके। तो इतना प्रिपेयर करो, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट और ओम्स लॉ का कांसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है। जो मेरा प्लान है कि जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, एक सेल्स और इंटरनल रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ओके। पोटेंशियोमीटर शायद वी विल हैव टू स्किप, ट्राई करूंगा, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो विल स्किप, ओके। और कौन सा मैंने टॉपिक बताए थे, पोटेंशियोमीटर, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, ओके। आप ऐसे रीड कर सकते हो, क्वाइट इजी, बट विल सी, ओके। थैंक्स।